हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर शो में। आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा उसके बारे में बात करूंगा। चलिए, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आज के उसके बारे में बात करते हैं। पहला न्यूज है, प्रधानमंत्री ने केन बेतवा लिंक परियोजना का अनावरण किया। तो खजुराहो से हमने कहा प्रधानमंत्री ने हमने कहा जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसका उद्घाटन किया है खजुराहो के अंदर। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा। तो हमने कहा जो उपग्रह है पार्कर सोलर प्रोब, ये हमने कहा सूर्य के नजदीक पहुंचने वाला सबसे पहला उपग्रह बन गया है। ठीक है, सबसे नजदीक पहुंचने वाला उपग्रह बन गया है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज है, हमने कहा ट्राई ने इंटरनेट डाटा बाउचर अनिवार्यता को समाप्त किया। तो ट्राई ने हमने कहा जो इंटरनेट डाटा बाउचर अनिवार्यता थी उसको जो है समाप्त कर दिया है। अगली न्यूज है, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाइल्ड ईगल को जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो है वाइल्ड ईगल बन गया है। इसको जो बाइडेन के द्वारा जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया वाइल्ड ईगल को। अगला न्यूज है, यूथ वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप का आयोजन दोहा में किया जा रहा है। तो दोहा के अंदर हमने कहा यूथ वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप का आयोजन जो है इस बार किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज, विदेश मंत्री एस जयशंकर को दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा एस चंद्रशेखर पुरस्कार से नवाजा गया। अगली घटना, अफ्रीका के युगांडा में डिंगा डिंगा वायरस का प्रकोप। तो डिंगा डिंगा वायरस फैल चुका है अफ्रीका के अंदर। हमने कहा जो युगांडा देश उसके आसपास के देशों में ये वायरस फैल चुका है। ठीक है। अगली न्यूज है, यश रघु और देविका सहवाग ने सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो हमने कहा जो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ इसको किसने जीता है? तो यश रघु और देविका सहवाग के द्वारा इसको जीता गया। अगली न्यूज है, बिहार में आयोजित होगा विश्व कबड्डी महिला वर्ल्ड कप 2025। तो 2025 में हमने कहा वर्ल्ड कप होने वाला है, कबड्डी का वर्ल्ड कप होने वाला है। कहां पे? बिहार के अंदर। हमने कहा जो राजगीर जिला है वहां पे। अगला करंट अफेयर है हमारा, बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा पहला डिजिटल हाईवे। तो बाराबंकी और बहराइच के बीच बनने जा रहा है 101 किलोमीटर लंबा जो है डिजिटल हाईवे। अगली न्यूज है, जी नरेंद्र बने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। तो जी नरेंद्र बन गए हमने कहा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। चलिए बात करते हैं उससे जुड़े प्रश्नों के बारे में। तो विश्व महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो जो विश्व कबड्डी महिला विश्व कप होगा इस बार 2025 में होगा, ये कहां पर होगा? तो ये हमने कहा इसका आयोजन किया जा रहा है बिहार के अंदर। ठीक है। कुल हमने कहा इसके अंदर इसके अंदर 14 देश भाग लेंगे, 14 देश भाग लेने जा रहे हैं। और 2025 में हमने कहा इसका आयोजन कहां किया जाएगा? बिहार के अंदर, बिहार के अंदर राजगीर में। ठीक है, राजगीर में। तो जब भी पूछा जाए कि इस बार महिला कबड्डी का वर्ल्ड कप कहां होने जा रहा है? बिहार के अंदर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यम रघु और देविका सहवाग का संबंध किस खेल से है? तो हमने कहा यम रघु और देविका सहवाग का जो संबंध है हॉकी से, कबड्डी से, बैडमिंटन से, या मैंने कहा जो है टेनिस से। तो ये किसके खिलाड़ी हैं? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। यश रघु और हमने कहा देविका सहवाग, हमने कहा किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और इस बार हमने कहा जो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है ये बेंगलुरु के अंदर हुआ है। तो मैंने कहा सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है। और इसके विजेता रहे हैं यम रघु और देविका सहवाग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य के सर्वाधिक नजदीक पहुंचने वाला उपग्रह कौन सा है? तो मैंने कहा सूर्य के जो सर्वाधिक नजदीक कौन सा उपग्रह पहुंच चुका है? तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन। तो ये इसका नाम हमने कहा पार्कर सोलर प्रोब। और ये जो हमने कहा उपग्रह है ये किसका है? नासा के द्वारा भेजा गया उपग्रह है। अमेरिका ने इसको भेजा था। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो हमने कहा नासा है उसके द्वारा भेजा गया, नासा के द्वारा। किसने इसको लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया। और नासा की स्थापना हमने कहा 1958 में हुई है, 1958 में। और इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है
वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो याद रखिएगा नासा की स्थापना, नासा कब बना, 1958 में बना, और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और जो पार्कर सोलर मिशन को लॉन्च किया गया था, किस लिए लॉन्च किया गया था? सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य की सतह का अध्ययन करने के लिए। और हमने कहा जितनी रहस्यमयी चीजें हैं सूर्य के अंदर, सभी का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने कहा सबसे करीब सूर्य के पहुंच चुका है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, यूथ वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूथ वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बीजिंग के अंदर, बाकू के अंदर, दोहा के अंदर या रियाद के अंदर? तो ये जो हमने कहा वेट लिफ्टिंग यूथ एशिया चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, ये दोहा के अंदर किया जा रहा है। कहाँ पे? दोहा के अंदर। और दोहा किसकी राजधानी है? दोहा आपके कतर की राजधानी है ना, कतर की राजधानी है। बाकी बीजिंग आप जानते हैं चीन की राजधानी है, और जो है बाकू अजरबैजान, अजरबैजान। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, सऊदी अरब। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिंक बेतवा परियोजना का संबंध किन दो राज्यों से है? तो मैंने कहा जो लिंक बेतवा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, लिंक बेतवा परियोजना, ये दो राज्यों के मध्य है। एक हमारा उत्तर प्रदेश और एक जो है मध्य प्रदेश, दोनों के मध्य हमने कहा ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के निर्माण के तहत आप देखेंगे 2 किलोमीटर और हमने कहा 70 मीटर जो है एक जो है बांध बनाया जा रहा है। 2 किलोमीटर लंबा और 70 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया जा रहा है, जो आप देखेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर, उसी के पास से हमने कहा बनाया जा रहा है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को याद रखिएगा। मैंने कहा ये जो लिंक बेतवा परियोजना है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, और हमने कहा इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर लंबा और 70 मीटर ऊंचा बांध है ना, बांध। और किसके पास? मैंने कहा पन्ना टाइगर रिजर्व के पास, पन्ना टाइगर रिजर्व के पास। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसी के पास हमने कहा लिंक बेतवा परियोजना का अनावरण किया गया है। और ये कहाँ से इसका उद्घाटन किया गया? खजुराहो से। प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण कहाँ से किया? खजुराहो से। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए लिंक बेतवा परियोजना किन दो राज्यों के मध्य की परियोजना है, तो एक बताइएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य। ठीक है, किस पे किन नदियों पर? हमने कहा एक आपका बेतवा नदी है, और दूसरी हमने कहा जो है लिंक बेतवा, केन बेतवा इसको कहते हैं, यहाँ पर केन लिख लीजिए, केन बेतवा। ठीक है, तो दो नदियों के मध्य एक केन नदी और एक दूसरी नदी कौन सी है? आपकी बेतवा नदी। केन नदी आप जानते हैं यमुना से कहाँ मिलती है? ये यमुना से आकर आपकी मिलती है बांदा में। याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार कि केन नदी यमुना से कहाँ मिलती है, तो मध्य प्रदेश से निकल कर केन नदी हमारे यमुना में कहाँ? उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, बांदा के अंदर। बाकी बेतवा नदी हमने कहा हमारे उत्तर प्रदेश में यमुना से कहाँ मिल जाती है? हमीरपुर में मिल जाती है। ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, श्री चंद्रशेखरन सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो हमने कहा श्री चंद्रशेखरन सरस्वती सम्मान, ये जो पुरस्कार हमने कहा दक्षिण भारतीय शैक्षणिक सोसाइटी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसको दिया गया? हमने कहा एस जयशंकर को, एस जयशंकर। ठीक है, तो हमने कहा एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है दक्षिण भारतीय शैक्षणिक सोसाइटी द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? एस जयशंकर, श्री चंद्रशेखरन सरस्वती सम्मान। ओके, अगला हमारा, डिंगा डिंगा वायरस का प्रकोप किस अफ्रीकी देश में पाया गया? तो देखिए जो डिंगा डिंगा वायरस है, इसका प्रकोप हमने कहा कहाँ फैला है? युगांडा के अंदर। युगांडा या उसके आसपास के जो हमने कहा अफ्रीकी देश हैं,
उनमें हमने कहा ये वायरस देखा गया है, डिंगा डिंगा वायरस। और इस वायरस के द्वारा हमने कहा क्या होता है, तो जिस व्यक्ति को ये मतलब जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है, इस वायरस से प्रभावित होता है, वो हमने कहा डांस करने लगता है ना। तो मैंने कहा वो डांस करने लगता है, आप देखेंगे हमने कहा उस तरह से एक झंझनाहट बॉडी में होने लगती है। तो नर्वस सिस्टम जो है इससे प्रभावित होता है डिंगा डिंगा वायरस से। तो युगांडा के अंदर इसको हमने कहा पाया गया है इस वायरस को। और हमने कहा व्यक्ति क्या करता है, तमंचे पे डांस करता है ना। तमंचे पे डांस नहीं, मैंने कहा डिंगा डिंगा वायरस से डांस करेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो उस वायरस के द्वारा नर्वस सिस्टम हमने कहा प्रभावित हो रहा है, जिससे व्यक्ति जो है डांस करने की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, अगला हमारा, बाल्ड ईगल को किस देश ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो ये जो बाल्ड ईगल है इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है किसके द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा। तो जो बाइडेन ने हमने कहा इस शक्तिशाली पक्षी को अपने यहाँ अमेरिका का जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है। तो दो लोगों ने, एक मैंने कहा जो ट्रंप है और जो है जो बाइडेन है, क्योंकि अभी ट्रंप तो राष्ट्रपति बने हैं नहीं, लेकिन अभी कार्यकाल उनका चल रहा है, जो बाइडेन का है ना। तो जो बाइडेन का कार्यकाल चल रहा है उसके बाद तो राष्ट्रपति हमने कहा ये ट्रंप है, क्योंकि चुनाव पहले करा लिया जाता है। तो दोनों ने मिलकर हमने कहा इस पक्षी को, बाल्ड ईगल पक्षी को जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। और हमने कहा ये बहुत ताकतवर पक्षी होता है, कई जानवरों को अपने पंजे में लेकर ये उड़ जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, युगांडा, ओ सॉरी अमेरिका, है ना। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है आपका बाल्ड ईगल। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, देश का पहला डिजिटल हाईवे किस राज्य में बनेगा। तो देश का जो हमने कहा पहला डिजिटल हाईवे है, तो ये कहां पर बनने जा रहा है, तो मैंने कहा ये बाराबंकी से लेकर आपके बहराइच तक बनेगा 101 किलोमीटर का, 101 किलोमीटर लंबा हमने कहा हाईवे बनने जा रहा है और देश का पहला डिजिटल हाईवे होगा। तो कहां से लेकर कहां तक, मैंने कहा ये आपका बन रहा है बाराबंकी से लेकर बहराइच तक, बहराइच तक, ठीक है, या कहें तो नेपाल सीमा तक, नेपाल सीमा तक 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर हाईवे, ठीक, हाईवे। तो याद रखिएगा, तो कौन सा राज्य हमारा सही होगा, उत्तर प्रदेश। डिजिटल हाईवे प्रोजेक्ट पे कार्य होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो उत्तराखंड हमने कहा जो उच्च न्यायालय है उसके नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं विपिन गोयल, जीएस संधावालिया, मुकुल रोहतगी, या मैंने कहा जी नरेंद्रन। तो जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं वो जी नरेंद्रन है। बाकी देखेंगे जी एस संधावालिया जो है ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो दोनों नए बनाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी एस संधावालिया बन गए हैं। बाकी जी नरेंद्रन जो बन गए हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न हमारा भारत की महिला टीम ने अंडर 19 एशिया कप किसको हरा कर जीता। तो हमने कहा हाल ही में जो आयोजन हुआ था अंडर 19 एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था इसका आयोजन। तो इसको हमने कहा किसने जीता है, जीता है भारत ने, लेकिन किसको हरा कर जीता है। तो मैंने कहा ये विजेता जो है, विजेता भारत है और उप विजेता जो है वो बांग्लादेश है, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा, बांग्लादेश। बांग्लादेश को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, चलिए तो सारे क्वेश्चन थे हमने कहा। अब टर्म ऑफ द डे जो है इसमें आज मैं बताऊंगा आपको मरुस्थल के बारे में, टर्म ऑफ द डे में मरुस्थल के बारे में कि मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है, या मरुस्थल कितने प्रकार का होता है, और विश्व में कौन कौन से मरुस्थल और किस तरह के मरुस्थल हैं, है ना। तो आप देखिएगा ये जो मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है। मरुस्थल का निर्माण, मरुस्थल के प्रकार, विश्व के विभिन्न मरुस्थल
विभिन्न मरुस्थल। ठीक है, तो देखिए जो मरुस्थलों का निर्माण होता है किन क्षेत्रों में होता है, जैसे आप देखोगे, जैसे मैंने कहा अगर इस तरह से, ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा, तो मरुस्थलों का निर्माण ज्यादातर सामान्यतः कहा जाता है महाद्वीप के जो है पश्चिमी छोर पर होता है मरुस्थलों का निर्माण। ठीक है, और आप देखेंगे तो मैंने कहा ये वाला जो क्षेत्र है आपका मरुस्थलों का निर्माण ना तो हमने कहा भूमध्य रेखा पर होगा कहीं पर, ठीक, ना तो मैंने कहा जो है पूरी तरह से ये आपका यहाँ पर होगा ध्रुवों पर। तो ये मरुस्थलों का निर्माण बेसिकली आपका देखेंगे तो हमने कहा जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वहां पर मरुस्थलों का निर्माण होता है, या मैंने कहा जो उप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है मरुस्थलों का निर्माण वहां पर होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं, उप शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होगा मरुस्थलों का निर्माण वहां होता है, या मैंने कहा जो उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है मरुस्थलों का निर्माण वहां होता है। और सामान्यतः कहा जाता है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। और मरुस्थल बनते कैसे मैंने कहा, तो मरुस्थल का निर्माण आप देखेंगे तो जैसे जहां पर उच्च तापमान रहेगा या उच्च वायुदाब रहेगा, या जहां पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, ठंडी जलधाराएं सागर की या महासागर की ठंडी जलधाराएं चलती हैं, वहां पर हमने कहा मरुस्थलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने कहा मरुस्थल में हमने कहा प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होती, जिससे हमने कहा यहाँ देखेंगे तो आपको वृक्ष वगैरह बहुत कम दिखाई देते हैं, ना के बराबर दिखाई देते हैं, और दिन में तापमान जो है ज्यादा रहता है और रात में तापमान जो बहुत कम हो जाता है ना, तो तापांतर बहुत ज्यादा पाया जाता है इस प्रकार से। तो उसके बाद मैंने कहा मरुस्थल के प्रकार, तो मरुस्थल का आप देखेंगे तो दो तरह के होते हैं, दो तरह के, एक ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, ठंडा मरुस्थल, या हम शीत मरुस्थल कहते हैं इसको, शीत मरुस्थल। ठीक है, या तो हमने कहा इसके अलावा गर्म मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल। गर्म मरुस्थल या इसी को मैंने कहा उष्ण मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, तो समान रूप से वैसे चार भागों में भी कह दिया जाता है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन मैंने कहा प्रमुख रूप से शीत मरुस्थल होता है और आपका उष्ण मरुस्थल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से हैं, सबसे ज्यादा शीत मरुस्थल कौन सा, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, सबसे ज्यादा जो हमने कहा शुष्क मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे पूछा जाए इस तरह के प्रश्न, तो देखिए मैंने कहा सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सबसे बड़ा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ये जो सहारा मरुस्थल हमने कहा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है, क्योंकि ये मरुस्थल जो है बहुत सारे देशों में, हमने कहा अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल मैंने कहा, आपका सहारा मरुस्थल, और ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा विश्व का जो है, विश्व का सबसे अधिक शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल कौन सा है, तो आपका है वो पेंटागोनिया का मरुस्थल, सॉरी शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल मतलब हमने कहा जो ठंडा मरुस्थल है, ये है आपका गोबी का मरुस्थल। ठीक है, जो आपके चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। बाकी विश्व का जो, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल एक कौन सा है, तो आटाकामा, आटाकामा जो चिली के अंदर है। ठीक है,
या इस तरह से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, तो थार मरुस्थल, हमने कहा थार मरुस्थल ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कहलाता है। तो जब भी पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, सबसे ठंडा या शीतस्थ मरुस्थल कौन सा है? वो आपका गोबी है। बाकी विश्व का हमने कहा सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? वो आपका आटाकामा है, चिली का मरुस्थल। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल आपका थार मरुस्थल है। ठीक, आइए देखते हैं इसको। देखिए, तो मैंने आपको बताया ना कि जो सारे शीत मरुस्थल होते हैं सारे गर्म मरुस्थल होते हैं। तो शीत मरुस्थल हमने कहा ये जो आपको हरा हरा स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये सारे स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे मरुस्थल हमने कहा आपको आपके ठंडे मरुस्थल हैं, आपके शीत मरुस्थल हैं, ये वाले। ठीक है, कैसे मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ग्रेट बेसिन जो हमने कहा कैसा मरुस्थल है अमेरिका के अंदर? ये शीत मरुस्थल है। बाकी मैंने कहा ये जो आपका नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल, ये कैसा है? ये हमने कहा शीत मरुस्थल है। ठीक है, कैसा मरुस्थल? पेंटागोनिया का शीत मरुस्थल है। इसी के ऊपर आप जानते हैं कि आपका ये आटाकामा का मरुस्थल जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कहलाता है, उत्तरी चिली में, है ना। उत्तरी चिली के अंदर आटाकामा का मरुस्थल, ये उत्तरी चिली जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है आटाकामा का मरुस्थल, और ये उत्तरी चिली के अंदर ये सबसे शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, बाकी आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है कराकुम मरुस्थल है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर। तुर्कमेनिस्तान के अंदर हमने कहा कराकुम मरुस्थल है और ये शीत मरुस्थल है। बाकी कजाइलकुम मरुस्थल, ये हमने कहा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान तीनों सीमाओं के अंदर ये फैला हुआ है, ये भी आपका शीत मरुस्थल है। बाकी गोबी का मरुस्थल, इसको आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला गोबी का मरुस्थल है। और गोबी का मरुस्थल मैंने कहा जो है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहलाता है, शीत या ठंडा मरुस्थल कहलाता है। तकलामाकन जो शीत मरुस्थल कहाँ पे है? ये भी चाइना के अंदर। तो तकलामाकन और हमने कहा जो गोबी मरुस्थल है चाइना के अंदर, चाइना के अंदर तकलामाकन और गोबी मरुस्थल दोनों कैसे हैं? ठंडे मरुस्थल या शीत मरुस्थल कहलाते हैं। बाकी एक मरुस्थल आपको लद्दाख में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे यहाँ, ठीक है, भारत के अंदर, ये कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो बाकी कुछ मरुस्थल जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया हमारा, और ऑस्ट्रेलिया में आप एक मरुस्थल देख पा रहे होंगे ग्रेट सैंडी, है ना, एक है ग्रेट विक्टोरिया, एक है गिब्सन, एक है इसके अलावा मैंने कहा सिम्पसन, और एक मैंने कहा स्टुअर्ट। ये मरुस्थल जो है सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, ग्रेट विक्टोरियन और मैंने कहा ग्रेट सैंडी, ये मरुस्थल पांचों कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, बाकी एक कालाहारी मरुस्थल है, और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? बोत्सवाना के अंदर, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, हमने कहा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है बोत्सवाना में हमने कहा कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, वहीं पर फैला हुआ है। बाकी नामी मरुस्थल नामीबिया के अंदर जो है इसका विस्तार है, ये है नामी मरुस्थल। ठीक, बाकी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आटाकामा, ये चिली के अंदर, पेंटागोनिया मैंने बता दिया, ये जो है आपका अर्जेंटीना के अंदर। एक यहाँ पर और मरुस्थल है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसको कहा जाता है सेचुरा मरुस्थल, सेचुरा, चिली के अंदर। ठीक है, सेचुरा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, चिली के अंदर सेचुरा मरुस्थल। ठीक है, बाकी एक मरुस्थल यहाँ पर है आपका मैक्सिको जो और अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका और जो आपका मैक्सिको है, इसकी सीमा पर एक मरुस्थल, उसको कहा जाता है सोनेरन मरुस्थल। ठीक है, बाकी यहां देखेंगे ईरान के अंदर, ये जो ईरान है, यहां पर दो मरुस्थल है, एक दस्ते लुट, दस्ते कबीर, दस्ते, इसको कहा जाता है दस्त ए लुट, और दूसरा है दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर। ठीक है, शायद आपको उतना जो हमने कहा विजुअल ना हो, लेकिन आगे अभी स्लाइड में मैं आपको समझा दूंगा, वहां साफ साफ आपको दिखाई देगा कि कहां पर है। ठीक है, तो आवाज आपको सुनाई दे रही होगी ना इससे कि मैंने क्या कहा? दस्ते लुट और दस्ते कबीर, ये दोनों कहां पे हैं?
ईरान के अंदर ये मरुस्थल है, दस्तेलुट और दस्ते कबीर। ठीक, और यहाँ पर आप देखेंगे जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला भाग, ये अरब का मरुस्थल है। और यहाँ पर मरुस्थल आप देखते होंगे रब अल खाली, रब अल खाली और हमद, ठीक है, और नफूद। ये तीन मरुस्थल हमने कहा, रबल खाली, हमद और नफूद कहाँ पे हैं? ये अरब देश के अंदर, या हमने कहा अरब मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं इसको। देखिए ये जो सारे मरुस्थल, जैसे मैंने कहा रब अल खाली, नफूद और हमद, ये तीनों मरुस्थल आपको कहाँ दिखाई देंगे? ये दिखाई देंगे मैंने कहा सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, मतलब अरब मरुस्थल का जो क्षेत्र है वहां पर जो ये तीन प्रमुख मरुस्थल हैं, रब अल खाली, नफूद और हमद। बाकी मोजेब जो मरुस्थल है ये अमेरिका के अंदर, मोजेब मरुस्थल। नामिब और सेचुरा, नामिब है आपका नामीबिया के अंदर, नामीबिया, और सेचुरा जो है ये आपका चिली के अंदर, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक, सोनेरन जो है मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर। ग्रेट बेसिन ये भी अमेरिका में है, शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया ये आपका अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना। ठीक, और कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना के अंदर। टकलामाकन शीत मरुस्थल चीन के अंदर। और कजाइलकुम जो हमने कहा ये मरुस्थल आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, कजाइलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान के अंदर। बाकी ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, ग्रेट सैंडी सारे गर्म मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने कहा सारे गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं, और ये सब ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया सारे गर्म मरुस्थल है ना, चाहे वो विक्टोरिया हो, सिम्पसन हो, गिब्सन हो, स्टुअर्ट हो या ग्रेट सैंडी हो। बाकी थार और लद्दाख, थार आप जानते हैं गर्म मरुस्थल है, भारत के अंदर गर्म मरुस्थल है। और ये जो लद्दाख है ये हमने कहा आपका शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। ठीक है, और सहारा का मरुस्थल हमने कहा 10 देशों में फैला हुआ, अफ्रीका के 10 देशों में। जैसे मैंने कहा माली है, मर्तानिया है, नाइजर है, मिस्र है, लीबिया है, चाड है। ठीक, इन सारे देशों में फैला हुआ है आपका सहारा का मरुस्थल। चिहुआ हुआन, ये चिहुआ हुआन जो मरुस्थल है ये आपका अमेरिका के, अमेरिका के अंदर है। ठीक है, बाकी आटाकामा चिली सबसे शुष्क मरुस्थल कहलाता है चिली के अंदर। गोबी मरुस्थल ये हमने कहा विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कहलाता है, गोबी चीन के अंदर। सबसे मैंने कहा सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? वो गोबी का मरुस्थल है, चाइना के अंदर। दस्तेलुट, दस्ते कबीर ये दोनों जो हमने कहा मरुस्थल हैं ये हैं आपके ईरान के अंदर। ठीक, उसके बाद कराकुम जो है, और ये कराकुम जो है ये मरुस्थल है आपका तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान, कराकुम। ठीक है, और कालाहारी आपका है बोत्सवाना, बोत्सवाना में। ठीक है, तो मैंने कहा विश्व के ये सारे मरुस्थल। आपके मरुस्थलों के बारे में क्या पूछा जाता है? मरुस्थलों के बारे में ये पूछा जाता है कि कौन सा शीत मरुस्थल है, कौन सा उष्ण मरुस्थल है। या आपसे पूछा जाता है इस मरुस्थल का लोकेशन क्या है, मरुस्थल का लोकेशन क्या है, कि वह मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, किस देश में है या किस क्षेत्र में है वह मरुस्थल। यही सारी बातें हमने कहा मरुस्थलों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो जितने मरुस्थल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे मरुस्थल बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। और प्रमुख रूप से यही सारे मरुस्थल हमने कहा
जो है प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। जैसे मैंने कहा ये सारे मोशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।